नमस्कार, मैं योगेश राणा। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने आशा नोटियाल पर दांव खेल दिया है और कांग्रेस ने मनोज रावत को चुना है। इन घोषणाओं के बाद बहुत सारे लोगों का कहना है कि कौन उम्मीदवार ताकतवर है और कौन उम्मीदवार कमजोर है, इस पर तुलना करनी शुरू कर दी है। लेकिन मेरा मानना है केदारनाथ में अभी सस्पेंस बाकी है, क्योंकि ऐश्वर्या रावत और कुलदीप सिंह रावत ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले। मैं जिस वक्त यह वीडियो बना रहा हूं उस वक्त तक बीजेपी में आशा नोटियाल को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से लेकर कर्नल अजय कोठियाल तक ने टिकट मिलने पर बधाई दे दी है। पूरी बीजेपी ने बधाई दे दी है, लेकिन ये दोनों नेता खामोश हो गए। दोनों के सोशल मीडिया पेजों पर गतिविधि रुक सी गई है। ऐश्वर्या रावत ने अपने सोशल मीडिया पेज पर अपनी मां की एक वीडियो को लेकर पोस्ट की है, जिसके बैकग्राउंड में एक गाना लगाया गया है। इस गाने के बोल है, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते। उन्होंने इस वीडियो पर लिखा है, मिस यू ममा। इसके अलावा कुलदीप सिंह रावत ने एक यूट्यूब चैनल को दिए अपने इंटरव्यू का लिंक साझा किया हुआ है। यह उस वक्त तक की है जब तक हमने ये देखा है, तकरीबन आज सुबह 10:30 बजे के आसपास तक। वैसे तो बीजेपी इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जानी जाती है, उसको महारत हासिल है, लेकिन इसके बाद भी जब तक तस्वीर पूरी तरीके से साफ नहीं हो जाती, कुछ भी अनुमान लगाना सही नहीं होगा। आशा नोटियाल और मनोज रावत के मैदान में उतरने के बाद क्या समीकरण बन रहे हैं, इस पर आने से पहले 2-3 बातों को याद कर लेना चाहिए, ध्यान में लेना चाहिए। पहली बात, आशा नोटियाल का केदारनाथ में अच्छा असर माना जाता है। 2017 में बीजेपी केवल इसलिए हार गई थी क्योंकि आशा नोटियाल नाराज हो गई थी, वह निर्दलीय उतर गई थी। और दूसरी बात, बीजेपी यहां पर 21-22 हजार वोट लाती रही है, लेकिन मनोज रावत कभी भी 13,000 से अधिक वोट हासिल नहीं कर पाए। जब वो जीते थे उस वक्त भी वो इतने ही वोट ला पाए थे, और जब वो हारे थे उस वक्त भी तकरीबन इतने ही वोट ला पाए थे। यानी वोट बंटते हैं, और खासकर बीजेपी के तो मनोज रावत एक फैक्टर बन जाते हैं। अगर वोट नहीं बंटते हैं तो मनोज रावत यहां पर तीसरे नंबर के खिलाड़ी है। मनोज रावत से अधिक वोट तो यहां पर कुलदीप सिंह रावत ले आते हैं अपने ही दम पर, जबकि मनोज रावत के साथ तो कांग्रेस का वोट भी होता है। और अब तीसरी बात पर आते हैं, यह बड़ा सवाल उठ रहा है, आखिर केदारनाथ में बीजेपी ने यह मिथक क्यों तोड़ दिया? उपचुनाव में दिवंगत विधायक के परिजनों को ही टिकट दिया जाता रहा है। आप पिथौरागढ़ उपचुनाव से लेकर बागेश्वर उपचुनाव तक को याद कर सकते हैं। दरअसल बीजेपी ने यह संदेश दिया है, टिकट देने के मामले में वो किसी के दबाव में नहीं आएगी, क्योंकि ऐश्वर्या रावत और कुलदीप रावत ने पहले अकेले और फिर दोनों ने हाथ मिलाकर बीजेपी पर यह दबाव बनाया कि टिकट नहीं मिला तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कुलदीप सिंह रावत ने तो यहां तक कहा वो अपने 13,000 समर्थकों के कहने पर निर्दलीय भी मैदान में उतर सकते हैं। ऐश्वर्या रावत ने कह दिया, बीजेपी में ही कुछ लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे। यह तो एक बात हुई। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, बीजेपी में यह माहौल धीरे धीरे बनता जा रहा है कि बीजेपी बाहर से आए नेताओं को टिकट दे देती है, ताकि बीजेपी के वोट के साथ साथ वो वोट भी मर्ज हो सके जो वोट वो लेकर आते हैं। लेकिन ऐसा कई बार होता नहीं है। इसीलिए बीजेपी में लोकसभा चुनाव के दौरान जितने कांग्रेस से नेता आए हैं, वो चिंता महसूस तो बीजेपी के इस कदम से कर ही रहे होंगे। शायद इसीलिए बीजेपी यह संदेश दे रही है कि वह दबाव में नहीं आ रही है और अपनी पुरानी कार्यकर्ता आशा नोटियाल को चुन रही है। हाँ, यह बड़ा सवाल हो सकता है, अब कुलदीप सिंह रावत और ऐश्वर्या रावत का रुख क्या रहने वाला है। बात ऐश्वर्या रावत की करें तो वो बीजेपी के लिए इतनी बड़ी चिंता नहीं मानी जा रही है, मानी नहीं जा सकती है, क्योंकि बीजेपी के वोट उसके साथ तो जाने से रहे, और उसके अपने कितने वोट है इसको लेकर बहुत कैलकुलेशन अभी लगाया नहीं जा सकता है सीधे सीधे, क्योंकि शैला रानी रावत बीजेपी के टिकट पर लड़ती रही है। इसीलिए बीजेपी का वोट तो अब उनके साथ जाएगा नहीं, क्योंकि बीजेपी ने अपनी पुरानी कार्यकर्ता को, जो वहां से जीतती भी रही है, उसको टिकट दिया है। लेकिन कुलदीप सिंह रावत केदारनाथ के मैदान में अपना एक अलग वोट बैंक रखते हैं। इसीलिए कुलदीप सिंह रावत का रुख क्या रहेगा यह तय होगा। समीकरण बदल सकते हैं कुलदीप सिंह रावत के रुख से,
और इसके लिए केवल 29 तारीख का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए कि नामांकन की आखिरी तारीख है। इसके लिए लंबा इंतजार किया जाना चाहिए। चुनाव केवल मैदान में दिखकर ही प्रभावित नहीं किए जाते हैं। असल में चुनाव तो मैदान से दूर रहकर ही सही तरीके से प्रभावित किए जा सकते हैं। कुलदीप सिंह रावत अपना वोट बीजेपी की ओर भेजते या फिर उसको खुला छोड़ देते हैं, यह एक बड़ा सवाल है। और यह जो समीकरण है, यह अभी भी केदारनाथ उपचुनाव में एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। अगर कुलदीप सिंह रावत अपना वोट बैंक खुला छोड़ देते हैं तो बीजेपी को इस बारे में चिंता करनी चाहिए, क्योंकि वो वोट बैंक बीजेपी के पास कितना आएगा और कांग्रेस के पास कितना जाएगा, इसका अनुमान बहुत सही तरीके से सटीक लगाया नहीं जा सकता है। क्योंकि कुलदीप रावत का जो समर्थक है वो यह मानकर बैठ सकता है बीजेपी ने उसके लीडर के साथ, उनके लीडर के साथ सही नहीं किया टिकट देकर। अगर कुलदीप रावत अपने वोट बैंक को कोई दिशा नहीं देते हैं तो इस बारे में बीजेपी की लीडरशिप सोच ही रही होगी। इसीलिए महत्वपूर्ण यह नहीं है कुलदीप सिंह रावत मैदान में आएंगे, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि उनका मैदान से हट जाना क्या तय हो गया है, और तय हो गया है तो वह बीजेपी के साथ किस मोड़ में रहने वाले हैं। अब कईयों का कहना है बीजेपी ने बद्रीनाथ की हार से सबक लिया है, केदारनाथ में अपने कैडर को वोट देकर। दरअसल ऐसा कुछ नहीं है। हर सीट के अपने अपने अलग अलग समीकरण होते हैं। करीब पिछले 2 माह में कर्नल अजय कोटियाल और ऐश्वर्या रावत ने अपने बयानों और इंटरव्यू में वो गंभीरता एक बार भी नहीं दिखाई जो राजनीति में बहुत ही जरूरी तत्व होता है। कांग्रेस में तो इतना बड़ा झगड़ा हुआ, लेकिन मनोज रावत ने कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया जो विवाद का सीधा कारण बने और जो कांग्रेस के हाईकमान या उत्तराखंड की लीडरशिप का पर कोई बड़ा आक्षेप पैदा करे। हरक सिंह रावत ने बयान दिया, वो इसका नुकसान उठा बैठे हैं। इसी तरह से कर्नल अजय कोटियाल, ऐश्वर्या रावत और कुलदीप सिंह रावत ने संगठन में जोड़ तोड़ करने के साथ साथ मीडिया और जनता के जरिए सीधे दबाव बनाने की कोशिश की। राजनीति में यह तरीका सही नहीं होता है। दबाव बनाने के अगर तरीके ही देखने हैं तो यह उत्तराखंड के कांग्रेस के सीनियर लीडर हरीश रावत से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। हरीश रावत को नए नए नेताओं के लिए एक एकेडमी खोलनी चाहिए और उस एकेडमी में यह पढ़ाया जाना चाहिए, सिखाया जाना चाहिए कैसे संगठन में रहते हुए संगठन में दबाव बनाया जाता है, राजनीति की जाती है। भले ही आप पिछले कई सालों से लगातार चुनाव हार रहे हो, लोकसभा के चुनाव हार रहे हो, विधानसभा के चुनाव हार रहे हो, इसके बाद भी कैसे दबाव बनाया जा सकता है, यह हरीश रावत से उत्तराखंड के नए लीडर सीख सकते हैं। हो सकता है हरीश रावत राजनीति के साथ साथ इस तरह की दिशा में भी, इस दिशा में भी कैरियर बनाने के बारे में विचार कर रहे हो सकता है आने वाले दिनों में वो कुछ इस तरह की टिप्स नए नेताओं को देने लगे। लेकिन बात केदारनाथ की ही करें तो केदारनाथ में अभी 2-3 दिन इंतजार किया जाना चाहिए कि सारे पत्ते किस दिशा में खुलते हैं। नमस्कार, मैं योगेश राणा।